उत्तर कोरिया, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही तानाशाही, रहस्य और एक बंद दरवाजे की तस्वीर दिमाग में आती है। पर क्या कभी सोचा है कि उस दरवाजे के पीछे लोगों की असल रोजमर्रा की जिंदगी आखिर है कैसी? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पूरा का पूरा देश अपने शासक के लगभग हर इशारे पर जीता है। जरा सोचिए, पैदा होते ही एक कैदी बन जाना। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया में हजारों लाखों लोगों के लिए एक कड़वी, डरावनी सच्चाई है। एक ऐसी जगह है जहां किसी की पूरी जिंदगी का फैसला उसके पैदा होने के पल में ही हो जाता है। और जुर्म बस इतना कि कोई देशद्रोही का रिश्तेदार है। जी हां, वहां एक कानून है जिसे कहते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन। मतलब अगर आपके दादा दादी ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा आपको और शायद आपके बच्चों को भी भुगतनी पड़ेगी। यही है वहां की हकीकत, एक ऐसा दाग जो पीढ़ियां तक नहीं मिटता। ये जो शब्द हैं, ये शिन डोंग ह्यूक के हैं, एक ऐसा इंसान जो उसी जेल कैंप में पैदा हुआ और पला बढ़ा। उसकी कहानी वो हमें उस खौफनाक हकीकत की एक ऐसी झलक देती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए अब हम शिन डोंग ह्यूक की ही कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये उस इंसान की कहानी है जो उस जालिम सिस्टम के चंगुल से निकल भागा और अपनी आप बीती पूरी दुनिया को सुनाई। शिन की जिंदगी की कहानी सच कहूं तो दिल दहला देने वाली है। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में सिर्फ थोड़ा ज्यादा खाना मिल जाए, इस उम्मीद में उसने अपनी ही मां और भाई के भागने के प्लान की खबर गार्ड्स को दे दी और फिर उसे उन्हीं की फांसी देखने पर मजबूर किया गया। ये उस सिस्टम की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत है, जो रिश्तों और भरोसे को भी एक हथियार में बदल देता है। उस कैंप के नियम बहुत सीधे और उतने ही बेरहम थे। जिंदा रहने के लिए कैदियों को घास, चूहे और सांप तक खाने पड़ते थे। भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। किसी और के भागने के प्लान के बारे में पता चला और नहीं बताया तो भी मौत। मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसानियत को जानबूझकर एक प्लान के तहत खत्म किया जाता था। देखिए, शिन की कहानी तो इस सिस्टम की क्रूरता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये क्रूरता सिर्फ जेल कैंपों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हर एक नागरिक की जिंदगी के हर पहलू पर हावी है। आइए देखते हैं कैसे। उत्तर कोरिया में एक सिस्टम है जिसे सोंगबुन कहते हैं। इसे आप एक तरह की सामाजिक जाति व्यवस्था समझ सकते हैं। ये सिस्टम आपके पैदा होते ही ये तय कर देता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे और आपको सरकार से कितनी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ। और यही अपराध से जुड़ाव वाला कानून इस सोंगबुन सिस्टम को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, जैसा शिन के परिवार के साथ हुआ। ये एक ऐसा नियम है जो परिवार के लोगों को ही एक दूसरे पर शक करने और डरने पर मजबूर कर देता है। और ये कंट्रोल सिर्फ आपकी सोच या वफादारी तक ही नहीं है। नहीं, सरकार ये भी तय करती है कि लोग पहनेंगे क्या। सोचिए, नीली जीन्स जैसी एक आम सी चीज, उस पर भी बैन है। क्यों? क्योंकि उसे पश्चिमी पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। फैशन को भी एक तरह का कल्चरल अटैक समझा जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि सरकार ने हेयर स्टाइल की भी एक ऑफिशियल लिस्ट जारी की हुई है। पुरुषों के लिए 15 स्टाइल्स और महिलाओं के लिए भी 15 बस। और हाँ, एक बात और, कोई भी सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के हेयर स्टाइल की नकल करने की सोच भी नहीं सकता। अब सवाल यह है कि इन नियमों को लागू कौन करता है? वेल, इसके लिए बाकायदा एक फैशन पुलिस है। ये कोई मजाक नहीं है। ये एजेंट्स सड़कों पर घूमते हैं और नजर रखते हैं कि कोई ड्रेस कोड तो नहीं तोड़ रहा। अच्छा, आज के जमाने में सबसे बड़ा कंट्रोल होता है इंफॉर्मेशन पर, यानी टेक्नोलॉजी पर। वहां इंटरनेट का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है, और जहां है भी वहां हर क्लिक पर नजर रखी जाती है। स्मार्टफोन्स, उनमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अपने आप रैंडमली स्क्रीनशॉट लेकर सरकार को भेजता रहता है, बस ये चेक करने के लिए कि कोई कुछ गलत तो नहीं देख रहा। तो इतने कड़े, इतने टोटल कंट्रोल के बाद भी क्या कुछ बदल रहा है? हैरानी की बात है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में बदलाव की एक धीमी सी लहर उठनी शुरू हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस लोहे की पकड़ में आखिर दरारें पड़ कैसे रही हैं? और इसका जवाब है एक शब्द में, जंग माडांग, यानी वहां के ब्लैक मार्केट्स। यही वो बाजार हैं जो चुपचाप जमीनी स्तर से पूरे उत्तर कोरियाई समाज को अंदर ही अंदर बदल रहे हैं। और जानते हैं, इस बदलाव की कमान किसके हाथ में है? महिलाओं के। क्योंकि पुरुषों को तो कम सैलरी वाली सरकारी नौकरियां करनी पड़ती हैं,
इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं ने उठा ली है। वो इन बाजारों में स्टॉल चलाती हैं और घर की 70% से भी ज्यादा कमाई वही करती हैं। तो ये जो जंगमा डांग हैं, ये अब सिर्फ खाने पीने का सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं रह गए हैं। नहीं, ये अब इंफॉर्मेशन के हब बन चुके हैं। बाहरी दुनिया की खबरें जो सरकारी प्रोपेगेंडा से एकदम अलग होती हैं, वो यहीं से लोगों तक पहुंच रही हैं। जिन भी उत्तर कोरियाई लोगों तक स्मगल की हुई यूएसबी ड्राइव्स पहुंचती हैं, उनमें से 98% लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, गैर कानूनी विदेशी मीडिया देखने के लिए, खासकर साउथ कोरियन ड्रामा और फिल्में। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है। जो यांग जैसे लोग जो वहां से भागने में कामयाब हुए, वो बताते हैं कि इन ड्रामा और फिल्मों को देखकर ही उन्हें पहली बार पता चला कि एक दूसरी दुनिया भी है। उन्हें यह एहसास होना शुरू हुआ कि उनकी सरकार उनसे दशकों से कितना बड़ा झूठ बोलती आई है। यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सरकारी प्रोपेगेंडा जो बताता है कि उत्तर कोरिया के बाहर की दुनिया तबाह हो रही है और वो लोग दुनिया में सबसे खुशकिस्मत हैं, और दूसरी तरफ है स्मगल होकर आई सच्चाई जो दिखाती है तरक्की, आज़ादी और एक नॉर्मल जिंदगी। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो 3 बड़ी वजह हैं जो इस तानाशाही की पकड़ को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। पहली, जंगमाडांग जो लोगों को आर्थिक रूप से आज़ाद बना रहे हैं। दूसरी, विदेशी मीडिया जो सालों की ब्रेन वॉशिंग को तोड़ रहा है। और तीसरी, हर तरफ फैली रिश्वतखोरी जिसने कानून का डर ही खत्म कर दिया है, क्योंकि अब हर नियम पैसों से तोड़ा जा सकता है। बेशक ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन ये एक शुरुआत है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ यूएसबी ड्राइव्स और कोरियन ड्रामा का ये ब्लैक मार्केट 75 साल पुरानी इस तानाशाही को सच में गिरा सकता है? क्या इंफॉर्मेशन की ताकत और लोगों की बढ़ती हिम्मत दशकों के जुल्म पर भारी पड़ सकती है? भविष्य क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि बदलाव के बीज अब सच में जमीन पकड़ रहे हैं।